किस तरह से मानसिक आंदोलन था आपने पूरे देश के अंदर 300 लोगों को 300 सम्मेलन किए पूरे देश के अंदर, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिलाया जा सके। और साथ ही डेली जब कई महीनों तक दिल्ली के बोट क्लब पर धरना दिया गया, तो उस धरने में डेली 500 लोगों को गिरफ्तारी दी जा रही। मानसिक कांतिराम साहब ने डेली 500 लोगों को गिरफ्तारी वहां सुनिश्चित करी कई महीनों तक। और ये नहीं, जब पिछड़े वर्ग का सब जब उनका मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई, तो पूरे देश के अंदर दंगा कराया गया। और दंगा किसने कराया? बीजेपी ने कराया कि मंडल कमीशन की सिफारिशों में अगेंस्ट में माने पिछड़ों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट में पूरे देश के अंदर दंगा हुआ, और उस दंगे में रिजर्वेशन को बचाने के लिए 4 दलितों के बच्चे शहीद हुए। अब आप समझो, कोई और शहीद नहीं हुआ, दलितों के बच्चे शहीद हुए कि पिछड़ा वर्ग जो हमारा है, इनका रिजर्वेशन बचा रहना चाहिए। उसके लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो आज पूरे देश के अंदर अगर पिछड़े वर्ग के बच्चे इस देश के अंदर डॉक्टर बनते हैं, 1990 के बाद से बने, उससे पहले कभी नहीं बने। 1990 के बाद अगर देश के अंदर पिछड़े वर्ग के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनता है, पुलिस में अधीक्षक बनता है, पुलिस अधिकारी बनता है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ। और आज ये महापुरुषों की जो कुर्बानी है, जो महापुरुषों का जो संघर्ष है, आज धीमे धीमे व्यर्थ होता जा रहा है। जो महापुरुषों ने संघर्ष करके हमें हक अधिकार दिलाए, संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार दिलाया, संविधान के अंदर नौकरी का अधिकार दिलाया, संविधान के अंदर मान सम्मान का अधिकार दिलाया, ये सारे अधिकार आज धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत से ये सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। और मैंने कांग्रेस का नाम क्यों लिया? अब आप सोचते होंगे सरकार तो बीजेपी की, तो कांग्रेस बीच में कहां से आई? उसके पीछे भी कोई लंबी कहानी। मनमोहन सिंह की सरकार थी देश के अंदर, और मनमोहन सिंह के समय ही एक षड्यंत्र रचा कि पिछड़ों के बच्चों को और दलितों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को जो इस देश के अंदर रिजर्वेशन मिलता है संविधान के आधार पर। संविधान कहती है 27%, 15% और 7.5% रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। उस आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन को धीमे धीमे कैसे खत्म किया जाए, इसकी शुरुआत कांग्रेस से। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अपने समय में ही एक डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान लेकर के आया। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे हो गया कि जो सरकारी कंपनियां, जो हमारे खून पसीने से, आपके पैसे से, हमारे पैसे से, टैक्स के जरिए जो कंपनियां बनाई जाती हैं, वो सरकारी कंपनियां, उन सरकारी कंपनियों में, सरकारी महकमों में जो भर्तियां होती हैं, बाबू की हो, चाहे अधिकारी की हो, चाहे इंजीनियर की हो, कोई भर्ती होती है, तो भर्ती बाबा साहब के संविधान के आधार पर होती है। अब जो संविधान के आधार पर भर्ती होगी, तो उसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी को, 15% रिजर्वेशन एससी को, और 7.5% रिजर्वेशन एसटी को, आदिवासी को देना पड़ेगा। अब इन लोगों को कहा कि अगर हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो हमें रिजर्वेशन का दायरा, इससे हमें तो बाध्यता खत्म हो जाएगी। धीमे से लॉन्चिंग की गई और तमाम कंपनियों को प्राइवेट कर दिया, मनमोहन सिंह जी की सरकार के तहत किया गया। धीमे धीमे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने और बड़ा कर दिया, और बीजेपी ने इतना बड़ा कर दिया कि आज ओबीसी के बच्चों की कम से कम 20 लाख नौकरियां केंद्र की खत्म हो गई। 20 लाख नौकरियां खत्म हो गई। और आज भी केंद्र में ओबीसी, एससी, एसटी की 10 लाख बैकलॉग पड़ा हुआ केंद्र की नौकरियों का, लेकिन वो सरकार भरना नहीं चाहती। बाहर से झंडा सेठों के बच्चों को हायर करती है, उनके बच्चों को सीधा भर्ती कर देती है, लेकिन वहां पर आदिवासी का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा, दलितों का बच्चा वहां पर एंट्री नहीं पा सकता। उनको एंट्री कहां मिलेगी? सफाई कर्मी। उनको एंट्री मिलेगी चाय पिलाने,
उनको एंट्री कहाँ मिलेगी? साफ सफाई, दुकान की सफाई करो, दुकान की सफाई करो, ऑफिस की सफाई करो, ड्राइवरी की नौकरी करो। ये नौकरियां तो हमारे हिस्से में आएंगी, लेकिन कुर्सी पे बैठ करके अधिकारी बनने की नौकरी आपके हिस्से में नहीं। इसलिए इन लोगों ने धीमे धीमे हमारे संविधान को कमजोर करने का शुरुआत की। इन लोगों ने रेलवे स्टेशन भेज दिए, आप सबको पता, कई सारे रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, जहां से हवाई जहाज चलते हैं, जहां से डेली कम से कम 15 लाख लोग हवाई जहाज में बैठ के वहां जाते हैं। वो सारे एयरपोर्ट को लोगों ने प्राइवेट कर दिया, एयरलाइन प्राइवेट में हो गई, कई सारी ट्रेनें प्राइवेट कर गई, कई सारी बैंकें जहां हमारे लोग अधिकारी बनकर बैठते थे, अफसर बनकर बैठते थे, उन बैंकों को इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया। बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो कंपनी थी, जिसके अंदर 5 लाख नौकरियां होती थी, और 5 लाख के हिसाब से अगर हम 50% ही मान लें तो 2.5 लाख नौकरी SC ST और ओबीसी के बच्चों की होती कि नहीं होती। अब 5 लाख की नौकरी करने वाला जो विभाग था, जो किसी जमाने में भारत का नवरत्न कहलाता था, बोलते थे ये हमारा नवरत्न है, बोलते नहीं बोलते कि नवरत्न कंपनी है, जैसे ONGC, IOCL, IECL, और उसी में से ये BSNL भी था। सरकार को लगा कि 5 लाख नौकरियों में 2.5 लाख तो इंजीनियर अधिकारी को SC ST OBC उसे गंवाना नहीं है। उन लोगों ने क्या किया? इसको कमजोर करना शुरू किया। इतना कमजोर कर दिया गया, इतना कमजोर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। रिलायंस या और कंपनियां उसमें आई, एनवायरमेंट उनका बढ़ा, और धीमे धीमे ये हुआ, हालत ये हो गई कि जो BSNL भारत की नवरत्न कंपनी थी, कई हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट सरकार के खजाने में देने का काम कर रही थी, आज वो घाटे में गई, कई लाख करोड़ के घाटे में चली गई, और नौकरियां खत्म करके 4.5 लाख नौकरी खत्म कर दी। आज की डेट में मात्र 44,000 BSNL ने पूरे देश के अंदर इंप्लाई किया। पूरे देश के अंदर 44,000 नौकरी घटी थी। कहां भी 4.5 लाख के ऊपर नौकरियां थी, आज की डेट में 44,000 नौकरी। ऐसा ही बैंकों का हाल भी है, सारी बैंकों के लोगों ने प्राइवेट कर दिया। आप ट्रेनों के अंदर देखिए कि आप सब लोग मालूम होगा कि अगर हम 15 साल 20 साल पीछे जाए तो रेलवे में बड़ी भर्ती निकलती थी कि टेक्नीशियन की भर्ती होती थी, गैंगमैन की भर्ती होती थी, चपरासी की भर्ती होती थी, और जो ट्रेन में चलने वाले जो लड़के होते उनकी भर्ती होती थी। ऐसे तमाम टिकट कलेक्टर की भर्ती, टिकट बेचने वालों की भर्ती, पानी पिलाने वालों की भर्ती, हजारों की संख्या में रेलवे में भर्ती होती थी। लेकिन आप सब लोग ध्यान दीजिए कि पिछले 10-15 साल में रेलवे में कोई भर्ती नहीं हुई। कोई भर्ती हुई क्या? कोई भर्ती नहीं हुई। और जो आज ट्रेनों के अंदर सफाई करते हुए लोग नजर आते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं अटेंडेंट के रूप में जो लड़के काम करते हैं, तो कहां से आए? वो सारे के सारे प्राइवेट फर्मों से आए। प्राइवेट कंपनियों ने उनको हायर करके रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5,000 में, 6,000 में, 8,000 में, 9,000 में नौकरी पे करने का काम करते हैं। जिस नौकरी को करने के लिए 15 साल पहले उन्हें 50,000 रुपए मिलते थे, और आज उसी नौकरी में 8,000 मिलते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो बहुजनों का हुआ कि नहीं हुआ? एकमात्र नुकसान हुआ तो बहुजनों को हुआ। अगर हम उनकी बात करें, धन्ना सेठों को उनका नुकसान नहीं हुआ। धन्ना सेठों के लिए तो रास्ते खुले हुए। सरकार ने उनके बच्चों को डायरेक्ट IAS बनाने के लिए एक लेटर इंस्टीट्यूट कर दिया कि डायरेक्ट वो आकर के इंटरव्यू देगा और धन्ना सेठों को बच्चा कलेक्टर बन जाए। लेकिन आपका बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता। उनका बच्चा सीधे आएगा, इंटरव्यू देगा, परीक्षा नहीं देगा, और वो अपनी मनमानी जगह पे पोस्टिंग लेकर के सचिव बनने का काम करेगा। लेफ्टिनेंट एंट्री के एरिया करीब 50 IAS भर्ती कर दिए, लगभग 50 IAS भर्ती कर दिए। लेकिन हमारे लोग सो रहे, हमारे लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, उतने में खुश है। ये 5 किलो का जो अनाज में मिलता है, ये कोई अपनी जेब से नहीं देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जेब दे रहे हैं या कांग्रेस के लोग अपनी जेब दे रहे हैं, ये अपनी जेब से नहीं देते हैं। जो 5 किलो अनाज देते हैं वो हमारे ही खून पसीने कमाए, उसी के लिए काम करते हैं। अरे 5 किलो अनाज के लिए नहीं है, हम तो चाहते हैं देश के अंदर
दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी। आप शिक्षा फ्री कर दीजिएगा। आप शिक्षा फ्री कर देंगे तो 5 किलो अनाज कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, इस सरकार कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे पढ़ लिख करके अधिकारी बने। उन्हें लगता है कि जमीनों पर बैठने वाले लोग, गुलाम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो बाबा साहब की तरह धारणा शुरू कर। मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं कि डेली नियम बनाए जाते हैं, डेली नियम कानून बनते हैं वहां पर, और सारे कानून बहुजनों के खिलाफ बनाए जाते हैं। जहां पर बहुजनों की नुमाइंदगी कहीं नहीं होती, उनके हक के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, उन पर होने वाले अत्याचार, जुल्म जाति के बारे में बात नहीं की जाती है। यहां तक कि ये भी बात नहीं होती है कि बहुजन समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये कैसे देश की मुख्य धारा में आए, कैसे इनकी गरीबी खत्म होगी, कैसे इन पर जुल्म जाति जो होती है वो कैसे खत्म होगा। लेकिन इस पर कभी भी उधर पार्लियामेंट के अंदर कोई नियम कानून नहीं बनाया जाता। नियम कानून जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों के इशारे पर बनाए जाते हैं। धन्ना सेठों कैसे फायदा होगा, धन्ना सेठ कैसे रईस बन जाएगा, धन्ना सेठ कैसे और आगे बढ़ेगा, धन्ना सेठ का कैसे प्रॉफिट होगा, उन सब चीजों को लेकर वहां पर नियम और कानून बनाए जाते हैं। हमारे ही समाज के अंदर बहुत सारे लोग बैठते हैं, 131 सांसद SC/ST के थे और करीब करीब 150 के सांसद OBC के बैठते हैं वहां। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि वो 150 सांसद OBC के और 131 SC/ST के, ये सारे सांसद बहुजनों के जो खिलाफ कानून बनते हैं उन कानूनों को दौड़ माते से पारित कराने का भी काम है। दुर्भाग्य यही क्या है। तो कम से कम हमारे समाज से बिलोंग करते हो आप लोग, तो कम से कम जब हमारे पक्ष में जो कानून बनता है तो उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो हमारे खिलाफ कानून बनता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग उन पार्टियों के इशारे पर काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, वो कांग्रेस के इशारे पर काम करते हैं, तो वो हमारी और आपकी आवाज नहीं बनती। उन्हें डर होता है अगर हम इनकी आवाज बनने का काम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो कल को भारतीय जनता पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग हमारा टिकट काट देंगे। उन्हें डर रहता है कि मुझे अपने आप को MP बनाए रखना है, हमें अपनी जेब भरनी है, समाज का भला हो या ना, उससे उन्हें क्यों होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पिछड़े वर्ग के तमाम मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी समाज के भी लोग तमाम बैठे हुए हैं, और हमारे दलित समाज से भी काफी लोग बैठे हुए हैं। 2018 जो चुनाव आने वाला है, 18 में चुनाव, सॉरी 23 का, ये 23 का चुनाव और 24 का चुनाव, ये बहुजनों का भविष्य लिखने वाला। अगर आप सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ में नीला झंडा, हाथी निशान आप सत्ता में लेकर के आते हैं, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं इस प्रदेश के अंदर से गरीबी खत्म हो जाएगी, इस प्रदेश से गरीबी खत्म करेंगे और इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को फ्री कर एकमात्र काम करेंगे, शिक्षा फ्री। गांव और देहात जहां भी होगा वहां पे स्कूल खोल देंगे और बच्चों की पढ़ाई के नंबर 1 का स्कूल बना करके दिखा। और यही बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघर्ष करो। अगर आप सारे लोग मिलकर एक हो जाओगे तो इस देश के राजा आप बन जाओगे, वरना हमेशा ऐसे ही गरीबी, बेरोजगारी, जुल्म जाति चलती रहे, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, कभी आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब यही चाहते थे कि मैं संविधान लिख रहा हूं, इस संविधान के अंदर बहुत कुछ बातें हैं जिस देश के अंदर पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, जिसे हम बहुजन समाज बोलते हैं, कि बहुजन समाज के बच्चों की तरक्की के लिए हमने बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद भी आज करीब 70 साल के ऊपर होने वाले, लेकिन उसके बाद भी आज भी दलित, आदिवासी और जो पिछड़ा समाज के बच्चे हैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं, 2-2 किलो राशन के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा देश नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा देश चाहिए जहां खुशहाली होनी चाहिए, जैसे हमारे महापुरुषों ने बोला, संत रविदास जी ने बोला, जो सपना बिरसा मुंडा ने देखा वो हमें देखना चाहते,
जो सपना महात्मा फुले ने देखा वो सपना पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों की जिम्मेदारी करते हैं कि जो बातें आप सबको बताई जाती हैं उन बातों को गांव में जाके बताना पड़ेगा। गांव में जाइए, जंगल में जाइए, बस्ती में जाइए, अपने महापुरुषों के संघर्ष को, अपने संविधान की बातों को, वोट की पावर को उसे बताने का काम करें और उससे बोलिए कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिया है, ये वोट का अधिकार साड़ी के लिए नहीं, ये वोट का अधिकार शराब के लिए नहीं है, ये वोट का अधिकार एक किलो मुर्गे के लिए नहीं है, ये वोट का अधिकार पायल और बिस्किट के लिए नहीं है, ये वोट का अधिकार तो बहुजन समाज को इस देश का राजा बनाने के लिए, हम आपको राजा बनाने के लिए इस वोट का अधिकार देते हैं। बाबा साहब ये बात को जानते थे, ये जो मेरा बहुजन समाज इस देश के अंदर हजारों साल से गुलाम बना रहा और ये गुलाम लोग इस देश के राजा कैसे बन सकते हैं? अगर अंग्रेज जाएंगे तो दूसरे लोग इस देश पर राज में जाएंगे, लेकिन जो काफी हो जाएंगे वो लोग कभी भी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नुमाइंदगी नहीं देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीबों के बच्चे, बहुजनों के बच्चे इस ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ के जाकर के अधिकारी बन करके या कलेक्टर बन करके या मिनिस्टर बन के आप पर अधिकार नहीं काम करें, कभी नहीं चाहे। इसलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी जीवन में खुश नहीं हुए। इनके 4 बच्चे खत्म हो गए इसी मिशन और मोहन के काम। इनकी पत्नी, धर्म पत्नी माता रमाबाई खत्म हो गई इसी मिशन और मोहन के काम। कैसे मेरा समाज आगे बढ़े, कैसे मेरे समाज के बच्चे आगे बढ़े, इस काम में पूरा परिवार शहीद हो गया। बाबा साहब के चेहरे में कभी मुस्कान नहीं है, जीवन में कभी मुस्कान नहीं है, लेकिन एक भी मुस्कान जब आई जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको वोट का अधिकार दिया। उसी दिन बाबा साहब को मुस्कान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर की तरफ गए अपना काम को निपटा करके, तो उनके साथ में रहने वाले 25 सालों से उनके साथ जो रहते थे उनका नाम था सोहनलाल शास्त्री। तो सोहनलाल शास्त्री ने लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गाड़ी कार से उतर के मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चले। तो बाबा साहब को देख के दंग रह गया कि 25 सालों से बाबा साहब के साथ में रहता हूँ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी मुस्कुराया नहीं। अब आज ऐसा क्या हो गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गए। मैं डरता हुआ पानी लेके बाबा साहब के कमरे पहुंचा और बाबा साहब से मैंने पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो राजा पैदा होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जो राजा पैदा होगा वो वोट से पैदा होगा। इसलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब ने बिछिया के लिए, साड़ी के लिए, मुर्गा के लिए, दारू के लिए, 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए वोट का अधिकार नहीं दिया। इस वोट का अधिकार इसलिए दिया कि मेरा बहुजन समाज, ये मेरा दलित समाज, ये मेरा आदिवासी समाज और मेरा पिछड़ा समाज इस देश का हुक्मरान बन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसलिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस सिर्फ हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी आदिवासियों को रिजर्वेशन की बात आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे गवर्नर कौन थी? कोई आदिवासी में नहीं, कोई के अनुसुईया लेकिन अगर वो चाहती तो आदिवासी बच्चों को टाउन रिजर्वेशन मिल जाता। लेकिन बात तो वही आ गई कि ऊपर दिल्ली वाले मालिक का इशारा नहीं हुआ। अगर दिल्ली वाले मालिक का इशारा हो जाता तो आदिवासियों के बच्चों का, दलितों के बच्चों का और पिछड़ों के बच्चों का रिजर्वेशन बढ़ गया होता। लेकिन दिल्ली वाले मालिक का इशारा नहीं हुआ, इसलिए आदिवासी होने के बाद भी उन्होंने बहुजन के लिए काम नहीं किया क्या? नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि मेरा बहुजन समाज का जीता हुआ व्यक्ति जो बीजेपी में है, कांग्रेस में बैठा हुआ है, उसके जीतने से कुछ नहीं होगा। बात तो यहां विचारधारा की आती है कि वो जीता हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए कोई काम का नहीं। जब हमारे लिए अधिकार बनाने का काम आता है, जब हमारी नौकरी की बात आती है, जब हमारी सुरक्षा की बात आती है, जब हमारे जमीन की बात आती है, तो ये लोग अपना मौन धारण कर लेते हैं। ये बोलने का नहीं करते हैं, ये चुपचाप बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोग कहना चाहता हूं कि आज भी बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर
पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की जंग लड़ने का काम करती है पूरी ताकत के साथ। और यही जो आप सबको पता है, जब इस देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी बनी, द्रौपदी मुर्मू जी बनी कि नहीं बनी, तो हमारी पार्टी के मुखिया है आदरणीय गांधी माली जी कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें। एक स्वर में बोल दिया कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत दलित आदिवासी जो पिछड़ा है, अगर वो हायर पोस्ट पर जाएगा तो किसी पार्टी से पहुंचेगा, हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे और हमने उसका समर्थन करेंगे। और द्रौपदी मुर्मू जी का रिप्लाई आया, उनका जवाब आया, कहा बहन जी सच में आप इस देश के सबसे बड़ी दलितों और आदिवासियों की आज भी एकमात्र नेता हैं। ये किसने कहा? इस देश के राष्ट्रपति ने बोला। इसलिए मैं आप सभी लोग कहना चाहता हूं, ये बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी के साथ एक गरीबों की आवाज है, ये पिछड़ों की आवाज है, ये आदिवासियों की आवाज है, ये दलितों की आवाज है। और ये आवाज ये आप सभी लोग देने का काम करते हैं, ऐसे नहीं है। ये आप सब लोग एक एक वोट देते हैं तो बीएसपी की ताकत बढ़ती जाती है, और बीएसपी ताकत बढ़ती है तो बीएसपी उतनी ही ताकत के साथ में, चाहे मैं अकेला भी बैठा हूं, लेकिन अपने बहुजनों के हक की लड़ाई लड़ने का काम पार्लियामेंट में करता हूं। और अगर आप लोगों ने 2023 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ में नीला झंडा हाथ निशान अपने हाथों में पकड़ लिया, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली गद्दी पे अपना प्रधानमंत्री बनाने चाहते हैं। और जब माने कहीं देश गद्दी बैठेगी, उसी दिन जो आपका जो सपना हजारों साल से है इस देश के राजा बनने का, उसी दिन आप इस देश के राजा बन जाए। चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे आदिवासी का बच्चा हो, चाहे पिछड़ों का बच्चा हो, वो उसी दिन इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और आप चाहते हैं कि आपका संविधान बचा रहे, आपके संवैधानिक अधिकार बचे रहे, आपका रिजर्वेशन बचा रहे, आपकी नौकरियां बची रहे, आपकी शिक्षा बची रहे, आपका जान जंगल जमीन बचा रहे, तो आपको नीला झंडा हाथ निशान जल्द से जल्द उस नीले झंडे को अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ना होगा। और आने वाले चुनाव में बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाना, और जिस दिन आपने बटन दबा दिया उसी दिन आपके ऊपर होने वाले सारे जुल्म, जाति, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब इस देश से खत्म हो जाए। और यही बहुजन समाज पार्टी की विचार, यही बहुजन समाज पार्टी इस देश में करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में लिख दिया, संविधान में लिख दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी जब भी देश की सत्ता में आएगी तो इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन करेगी और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस देश में चला करके रहेगी। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, और सामाजिक परिवर्तन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, कहते हैं सामाजिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे। क्या सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन के बिना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। इसी खोखली बातें हैं। इस देश में आप करना चाहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन करिए। इस देश में आप करना चाहते हैं इस देश के अंदर आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदानी अंबानी गरीब नहीं, अमीर लोग घर में पैदा होते हैं, और बीएसपी चाहती है कि अदानी अंबानी आदिवासी घर में पैदा होना चाहिए, और पिछड़ों के बच्चों घर में पैदा होना चाहिए, और दलितों के घर में भी अदानी अंबानी जैसे बिजनेस पैदा होना चाहिए। और इसलिए आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आने वाला समय 2023 और 2024 ये बहुजनों के अपने भविष्य को निर्णय कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग ये क्या चाहते हैं। अगर बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि मेरा संविधान बचा रहे, मेरे अधिकार बचे रहे, मेरी नौकरी बची रहे, मेरे बच्चे भी इस देश के अंदर आने वाले समय में गुलाम न बने, इस देश में राजा बन के बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का बटन दबाना पड़ेगा और बीएसपी को सत्ता में लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सपना पूरा होगा।
समय बहुत हो गया है, मैं अपनी बातों में खत्म करता हूं। जय